हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आदिकाल, भक्तिकाल के बारे में चर्चा की है। आज हम रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालों में बांटे गए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ऐसा 4 कालों में बांटे गए हैं। पिछले कक्षाओं में आदिकाल के बारे में जान चुके हैं, भक्तिकाल के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। इस काल को इसीलिए यह नाम आया है कि रीति यानी शैली, पद्धति। ऐसा शैली में कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति कवियों में विद्यमान थी। प्रत्येक कवि ने अपनी रचनाएं रीति के सांचे में डालकर ही प्रस्तुत की। इसकी समय सीमा अधिकतर विद्वानों ने लगभग 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक स्वीकार की है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल की समय सीमा है। इस रीतिकाल को कुछ विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए गए हैं। रीतिकाल की समय सीमा हम पर ध्यान दीजिए, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माने गए हैं। तो नामकरण पर ध्यान दिए तो रीतिकाल को अन्य विद्वानों यानी कई विद्वानों ने कई प्रकार के नाम दिए गए हैं, जैसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल, अलंकार काल, कला काल। इस प्रकार रीतिकाल में रचित रचनाओं के अनुसार और रीतिकाल की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न नाम प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे अलंकृत काल का नाम जो है मिश्र बंधुओं ने दी है। अलंकृत जो है मिश्र बंधुओं ने दी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये 4 नाम भी। और श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दी, ऐसा पूछने की संभावना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अलंकार काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने दी है। कला काल जो है भगीरथ मिश्र और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दी गई है। और मान्यता वाला नाम है रीतिकाल, जो जॉर्ज ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किए गए हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नाम ही यहाँ पर मान्यता मिल गई है। वो नाम क्या है? रीतिकाल। चलिए अब हम रीतिकाल की कुछ सामाजिक परिस्थितियां, राजनैतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर ध्यान रखेंगे। पहले राजनीतिक परिस्थितियां सुनेंगे। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर काल के ह्रास, पतन और विनाश का काल था। यही पॉइंट से नेट सेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यानी राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो मुगलों का शासन था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। जैसे अनेक कट्टर जो इमारतें बनाई है ना, राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते थे, यानी आश्रय देते थे।
जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत तक विस्तृत कर दिया। यह पूरा इतिहास से, हिस्ट्री से संबंधित है। ऐसा लिंकअप करते हुए पढ़िए, अच्छा याद रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास और जो हिस्ट्री रहती है ना मुगलों का साम्राज्य, इसे लिंकअप करते हुए पढ़िए। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली तो धार्मिक उपद्रव शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप उसका शासनकाल इन्हीं उपद्रवों में समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन धीरे धीरे कमजोर होता गया और मुगलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर पतनोन्मुख हो गए। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन हाकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। चले अब हम सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक दृष्टि से इस काल को आदि से अंत तक घोर अधःपतन का काल कहना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, जिस कारण सामंतशाही का प्रभाव जनमानस पर भी पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग के श्रमजीवी कृषक, सेठ, साहूकार, व्यापारी आदि सभी शोषित थे। यहाँ जनसाधारण की चिकित्सा का प्रबंध भी नहीं था। ऐसी दयनीय दशा में लोग भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से रहित थे। कार्य सिद्धि के लिए उत्कोच यानी घूस लेना देना साधारण बात थी, जिस कारण विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ गई और नारी मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। कन्याओं का अपहरण अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी। इसलिए अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। यहाँ बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी तथा अभिजात्य संस्कृति और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया था। अब हम सांस्कृतिक परिस्थितियों पर ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक परिस्थितियां सामाजिक परिस्थिति के समान सांस्कृतिक परिस्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति भी औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई थी। औरंगजेब की कट्टरता के कारण धार्मिक कार्य, व्यापार भी नहीं हो पा रहा था। अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। रामलीलाओं और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल मनोविनोद तक ही सीमित था। चलिए अब हम साहित्यिक परिस्थितियां भी देखेंगे। साहित्यिक परिस्थितियां, साहित्य और कला की दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध रहा था। इस काल के कवि साधारण परिवार से होते थे, परंतु उन्हें सही वृत्ति यानी जीविका मिल जाती थी एवं उनकी गणना प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। कवियों का उचित सम्मान
एवं प्रतिष्ठा कला को प्रोत्साहित करने के लिए होता था। वे चमत्कार पूर्ण काव्य रचना करने को कवि कर्म की सफलता मानते थे, जिस कारण उनका काव्य श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमटकर रह गया था। ये है कुछ परिस्थितियां, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियां हैं जो रीतिकाल में हम देख सकते हैं। अभी तक साहित्यिक परिस्थितियां सुने हैं ना। रीतिकालीन कवियों को 3 रूपों में बांटे गए हैं उनकी रचनाओं के अनुसार। रीतिकाल रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। दोहराती हूँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। इसके बारे में संक्षिप्त रूप में आप जानेंगे, यानी रीतिबद्ध माने क्या है, रीतिसिद्ध माने क्या है, और इनमें रहने वाले कुछ कविगण के बारे में। पहले रीतिबद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल के प्रथम वर्ग के कवियों में संस्कृत के आचार्यों की भांति काव्यांग निरूपण से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना करते हुए उसमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए। ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यानी रीतिबद्ध के रीतिबद्ध के कविगण जो हैं लक्षण ग्रंथ भी लिखते थे और उदाहरण भी लिखते थे। याद रखिए, लक्षण ग्रंथ भी और उदाहरण भी लिखते थे। इन रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः वे लक्षणों के वर्णन पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना उदाहरणों के वर्णन पर। चलिए अब हम रीतिसिद्ध के बारे में जानेंगे। रीतिसिद्ध रीतिकाल के द्वितीय वर्ग के कवि रीतिबद्ध कवियों की भांति संस्कृत के काव्यांगों, अलंकार, रस, छंद इत्यादि से भली भांति परिचित तो अवश्य थे, किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना न करके उनके आधार पर स्वयं के काव्य ग्रंथों की रचना की। इस वर्ग के कवि काव्यशास्त्र की इस रीति में पारंगत अथवा सिद्ध थे, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया है। समझ में आ गई है ना। इस काल के रीति सिद्ध के अंतर्गत आने वाले हैं वे तो छंद शास्त्र से परिचित हैं, लेकिन उसके आधार पर अपने हिसाब से रचनाएं करते थे। लक्षण ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रमुख रीति सिद्ध कवि है बिहारी लाल, इनके बारे में आगे सुनेंगे। रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कौन है, रीति मुक्त कौन है, सुनेंगे। अब हम रीति मुक्त के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल के तृतीय वर्ग के कवि रीति मुक्त कहलाते हैं। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना करने या काव्यांगों को आधार बनाकर काव्य ग्रंथ लिखने की परंपरा से मुक्त होकर हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य में निबद्ध किया। रीति काव्य की चली आ रही परंपरा से मुक्त होने के कारण ही ये कवि रीति मुक्त कहलाते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर रीतिबद्ध माने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हैं जो उदाहरणों के सहित इनको काव्य के लक्षण जो छंद, रस, काव्यांग ये सारे हैं ना, इनके बारे में पूर्ण जानकारी रहती है। वे अपना पांडित्य दर्शाना चाहते हैं रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध वाले उनको छंद शास्त्र की और रस अलंकारों की
ज्ञान तो रहती है, इसके आधार पर वे अपनी ओर से रचना करते हैं। रीति सिद्ध, रीति मुक्त माने रीति मुक्त नाम में ही है, वे रीति से मुक्त है। इस तरह की परंपराओं से यानी काव्य के अंग, छंद, रस, अलंकारों की जानकारी नहीं रहने पर भी अपने हृदय में जो जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वही उन्हीं भावनाओं से रचनाएं करना शुरू किए हैं। यहाँ पर जरूरत नहीं है कि वे लक्षण ग्रंथों को फॉलो करना है, वे अपने हिसाब से उच्छृंखलता से काव्य लिख सकते हैं। इस तरह रीति मुक्त के अंतर्गत आने वाले कवियों में प्रमुख है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। बहुत इम्पोर्टेंट है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। इनके अलावा भी है। रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बिहारी लाल सेनापति प्रमुख है। रीति सिद्ध के अंतर्गत बिहारी लाल सेनापति प्रमुख है। अब हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ नाम सुनेंगे। रीति मुक्ति में कौन कौन आते हैं, रीति सिद्ध में कौन कौन आते हैं, हमें पता लगा है। अब हम रीतिबद्ध कवि कौन कौन है सुनेंगे। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, देवदत्त, भूषण, ये प्रमुख कविगण हैं, रीतिबद्ध के कवि हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और उदाहरणों के सहित लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों पर ध्यान रखेंगे। रीतिकालीन साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का प्रतीक है। रीतिकालीन काव्य में रीति और अलंकार की प्रधानता है। रीतिकालीन कवियों ने विलासी राजाओं की विलास प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगारिक रचनाओं की रचना की है। रीति काव्य धारा का आधार रीति निरूपण पद्धति पर ही आधारित है। अलग अलग आचार्यों व विद्वानों ने रीति निरूपण पद्धतियों की चर्चा की है, जिनका अनुसरण रीति ग्रंथकार किया करते थे। इस पद्धति के अंतर्गत दूसरी श्रेणी रीति कर्म और कविकर्म दोनों के समन्वय पर आधारित रचना थी। इन्होंने काव्यांगों की परिभाषा तो दी, साथ ही उसके लिए सरल व सहज मौलिक उदाहरण भी दिए। और रीतिकालीन काव्य की दूसरी प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिक भावों से युक्त पदों की रचना रीतिकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। रीतिकालीन काव्य में व्याप्त श्रृंगारिता की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मत यह है कि भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति और श्रृंगार भावों से युक्त रचनाओं में परस्पर अंतर्विरोधों ने ही रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। रीतिकाल के दरबारी परिवेश व विलासिता के कारण तत्कालीन कवियों ने रसों में मात्र श्रृंगार रस को ही प्रश्रय दिया और श्रृंगार के ऐहिक व स्थूल स्वरूप मात्र को प्रकट किया।
इस इनकी श्रृंगारिकता में रूपलिप्सा, भोग इच्छा, विलासिता एवं शारीरिक सुख की कामना ही दिखाई पड़ती है। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों ने अधिकतर अपने काव्य में संयोग श्रृंगार का वर्णन किया। इसके पीछे इनका उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं को भांति भांति की नायिकाओं के रूप और लावण्य के चित्रण मात्र से उत्तेजित करना था। जैसे रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों में अगली प्रवृत्ति है अलंकारिकता। दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकरण शैली की प्रधानता दिखाई देती है। उनका संपूर्ण काव्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई स्त्री विभिन्न आभूषणों से सज्जित होकर बैठी हो। काव्य में अलंकारों की अतिशयता के कारण सहजता के स्थान पर कृत्रिमता का समावेश हो गया है और काव्य में विकृति आ गई है। रीतिकालीन कवियों के अलंकारों के प्रति मोह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उन पर केशवदास की इस उक्ति का प्रभाव अधिक है। यह उक्ति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, केशवदास के द्वारा दी गई है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। इसका अर्थ है जिस प्रकार सुवर्ण सुलक्षणी और सुंदर नयन नक्शों वाली स्त्री बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता भी अच्छी नहीं लगती। अगली काव्य प्रवृत्ति है भक्ति भावना एवं नीतिपरकता। भक्तिकालीन निर्गुण व सगुण धाराओं में प्रवाह तथा विकास रीति काव्यधारा में देखने को मिला। निर्गुण काव्यधारा की दोनों शाखाएं संत काव्यधारा व सूफी काव्यधारा का काल क्रमिक परिवर्तन के साथ इस युग में प्रचलित रही हैं। श्रृंगारी काव्यों में राधा और कृष्ण ईश्वर के रूप में चित्रित ही नहीं बल्कि सामान्य नायक एवं नायिका के रूप में छिछले प्रेम का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। ये कवि श्रृंगार चित्रण अन्य पुरुष शैली का माध्यम बनकर राधा और कृष्ण जैसे नामों का प्रयोग करते देखते हैं। अगली प्रवृत्ति है ब्रज भाषा का उपयोग। भक्तिकाल में अवधी और ब्रज दोनों में साहित्यिक रचनाएं हो रही थी, लेकिन अवधि जहां राम काव्यधारा व प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवियों द्वारा प्रयोग की जा रही थी, वहीं ब्रज भाषा केवल कृष्ण भक्ति काव्यधारा तक ही सीमित थी। रीतिकाल में भाषा के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है कि जो भाषा भक्तिकाल में द्वितीय श्रेणी की भाषा थी, वही इस युग में काव्य की मुख्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। वही है ब्रज भाषा।
रीतिकाल की अगली प्रवृत्ति है मुक्तक काव्य की प्रधानता। रीतिकाल के कवियों का चित्त प्रबंध काव्यों की अपेक्षा मुक्तक ग्रंथों की रचना में अधिक रहा। बिहारी लाल ठाकुर, घनानंद, गिरिधर कविराय, पद्माकर आदि कवियों ने गागर में सागर भरने के गुण को अपनाते हुए विभिन्न छंदों का प्रयोग करके मुक्तक काव्यों की रचना की। ऐसा नहीं है कि इस युग में प्रबंध काव्यों की रचना नहीं हुई, लेकिन आदिकाल व भक्तिकाल से जो एक विस्तृत परंपरा चली आ रही थी उसमें शिथिलता अवश्य आई है। इस प्रकार रीतिकाल की विभिन्न रीतिकालीन काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की है। ये बातें हैं रीतिकाल के संक्षिप्त रूप में। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।